नमस्कार दोस्तों, एडूनगर में आप सभी का स्वागत है। आईएएस या कलेक्टर या डीएम बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? ऐसी कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशन है जिनको पास करके आईएएस या डीएम या कलेक्टर बना जा सकता है? इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे कौन कौन सी मिनिमम क्राइटेरिया है जिनको पास करके कलेक्टर या डीएम बना जा सकता है। साथ ही ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट और स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है जिनका सपना फ्यूचर में आईएएस बनने का और डीएम बनने का है। साथ ही इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि उसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितने अटेम्प्ट होते हैं आईएएस ऑफिसर के लिए, एक कट ऑफ कितनी जाती है हर साल, एज लिमिट कितनी आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, फिजिकल टेस्ट किस तरीके से होता है, क्या फिजिकल टेस्ट आर्मी और पुलिस की तरह होता है, सिलेबस क्या है आईएएस ऑफिसर बनने का, साथ ही सैलरी कितनी होती है एक आईएएस ऑफिसर की, साथ ही जो बच्चे जस्ट अभी 12th पास करे हैं या 12th कर रहे हैं वो किस तरीके से आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर सकते हैं, या बच्चे जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट और सेकंड ईयर में हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं कि उनका जो आईएएस बनने का सपना है वो आसानी से पूरा हो सके। तो इन सभी चीज़ों को हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा आपको इस पूरी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अपील कि हमारे YouTube चैनल एडूनगर को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप आसानी से ले सकें और वीडियो देख सकें। जो आईएएस है, आईएएस कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो आईएएस जो एग्ज़ाम है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के अंडर ही आता है, जो कंडक्ट कराता है यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम का। और सिविल सर्विस के अंदर ही 24 तरीके की सर्विस आती हैं और उन्हीं में से एक सर्विस है आईएएस। और इन 24 सर्विसेजों में कुल मिला के 2 तरीके के इनके कैटेगराइजेशन होता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो जो आईएएस है वो ग्रेड ए की सर्विस होती है, ओके। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं वो यूपीएससी कराता है। तो टोटल 24 तरीके की जो सर्विस होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं, जिनमें जो सबसे जो फर्स्ट रैंक की होती है वो होती है आईएएस, ओके। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहाँ 24 सभी सर्विस का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, ओके। तो सबसे ऊपर होती है आईएएस, फिर होती है आईएफएस, फिर होती है आईपीएस, फिर इस तरीके से आईआरएस, फिर आईपीटीएस, ओके। तो इसी तरीके से आगे आगे चलती हैं। तो सबसे ऊपर होती है आईएएस। तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है एक आईएएस बनने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आपको आईएएस बनना होता है, ओके, तो जो आईएएस होता है वो होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, ओके। तो जो आईएएस है वो एक ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया केवल फुलफिल करने और आप इससे आईएएस बन सकते हैं। पहला तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ओके, ये पहली क्राइटेरिया है अगर आपको आईएएस बनना है। दूसरे भी क्राइटेरिया हैं जिसमें आप जो सेंट्रल सर्विस है उसमें जो नेपाल के जो नागरिक हैं या भूटान के नागरिक वो बन सकते हैं, लेकिन आईएएस बनने के लिए आपको इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, और जो मैं मानता हूँ आप में से ज़्यादातर होंगे, ओके। साथ ही आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपको जस्ट ग्रेजुएट होना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी फील्ड से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, ओके। तो ये एक भ्रांति होती है कि केवल साइंस वाले ही इस पूरे एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ना ही आर्ट्स वाले पूरी तरीके से करते हैं, दोनों ही मिक्सचर करते हैं, ओके। तो ऐसे कोई खास कोई स्ट्रीम नहीं कि आपको वही लेंगे जब भी आप आईएएस बन पाएंगे। आप किसी भी फील्ड से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, आप किसी भी फील्ड को लेकर आईएएस बन सकते हैं। आपको जस्ट ग्रेजुएट होना है किसी भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तरह यूपीएससी या आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है इसमें भी एज लिमिट और अटेम्प्ट और फिजिकल होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी कि किस तरीके से इनमें सभी वर्गों के लिए, यानी कि जनरल सेक्शन के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए कितने एज लिमिट है और कितने उनमें अटैम्प्ट काउंट होते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी एज 32 तक आप अपने अटैम्प्ट दे सकते हैं और आप टोटल 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, ओके। और मिनिमम जो एज है वो है 21। तो 21 अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 21 मिनिमम एज हो गई और मैक्सिमम हो गई आपकी 32। तो इतने सालों के दौरान आप टोटल 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं, ओके। अगर आप ओबीसी हैं तो मिनिमम एज 21 है साथ ही। तो इन सभी सेक्शन के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सबके लिए मिनिमम 21 ही रहेगी, लेकिन जो एज है ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, ओके। तो जो जो ओबीसी हैं वो 35 ईयर तक, जब वो 35 ईयर के हो जाते हैं तब तक वो अटैम्प्ट दे सकते हैं, टोटल 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, ओके। जो एससी एसटी हैं वो 37 ईयर तक दे सकते हैं और उनके लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, यानी कि वो 21 ईयर से जब तक वो 37 ईयर के नहीं हो जाते वो हर साल अपना अटैम्प्ट दे सकते हैं, ओके। और जहाँ तक ये फिटनेस की बात है तो देखिए, अगर आप आईएएस के लिए सिलेक्ट होते तो इसमें कोई खास क्राइटेरिया नहीं है कि आपको अगर आपको कोई अगर आप मोटे हैं, पतले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है, हाथ काम नहीं करते या पाँव, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जो सेक्शन है जैसे कि आईपीएस,
ओके। तो आईपीएस के लिए एक मिनिमम हाइट चाहिए, मिनिमम हेल्थ रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन वो बहुत 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 एवरेज टाइप की रहती हैं, जितनी एक आप समझिए कि अगर जो इंस्पेक्टर होता है उनसे भी कम रहती है। ओके। तो एक अगर आप आईपीएस बन रहे हैं या इनकम टैक्स में जाएंगे, इनकम टैक्स के सभी फील्ड नहीं, इनकम टैक्स में कुछ जो लिमिटेड सीट्स रहती हैं उनमें एक खास जो हेल्थ जो केवल जो क्राइटेरिया के लिए जो फुलफिल होती है केवल वही कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो यूपीएससी की जो सर्विसेज हैं जिसमें आईएएस भी शामिल है, उसमें किसी भी तरीके की खास फिजिकल नहीं चाहिए। आपकी कितनी भी हाइट हो, कितना भी आपका वेट हो, ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ओके। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि इसका फिजिकल टेस्ट किस तरीके से होगा, आप सभी क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा इसके एज लिमिट कितनी है, अटैम्प्ट कितने होते हैं उसकी फिजिकल फिटनेस के लिए कितनी चाहिए होती है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं कट ऑफ का कि कितनी कट ऑफ जाती है। तो देखिए जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाई है, डाला है 2019-20 का, तो किस तरीके से जो कट ऑफ गई है। तो देखिए जो प्रीलिम्स है, टोटल जो आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है यानी कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो जनरल के लिए जो कट ऑफ गई है वो गई है मात्र प्रीलिम्स में 98। ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी का, जैसे जनरल के लिए ये है, इकोनॉमिक वीकर क्लासेस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए तो प्रीलिम्स की ये है पूरी। ठीक है। 98 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 95, एससी के लिए 82 और एसटी के लिए 77। इस तरीके से मेंस का है, आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी का। और जहाँ तक सैलरी की बात है तो देखिए सैलरी इसमें बहुत हाई ग्रेड की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आईएएस की जो पोस्ट है वो ए ग्रेड की पोस्ट है। ओके। तो आपको ए ग्रेड की जो जितने भी जो फैसिलिटीज़ है वो मिलेंगी, आपको जो पूरा बंगला मिलता है रहने के लिए, उसके साथ ही कुछ हेल्पर जो होते हैं घर में, जैसे जो प्यून होते हैं या जो आपके हेल्पर होते हैं या ड्राइवर होते हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट फैसिलिटी आपको देती है। साथ ही जब आप मिनिमम जैसे आप यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पास करते हैं उसके जस्ट अगर आप एसडीएम बनते हैं तो एसडीएम की जो मिनिमम जो सैलरी रहती है वो रहती है 56,000। ओके, 56,000 रहती है। और जैसे ही आप धीरे धीरे कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, क्योंकि जो आईएएस है वो टॉप लेवल तक कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकता है, तो जब आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाएंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 2.5 लाख। ओके। तो आपकी 2.5 लाख होगी, मिनिमम आपकी स्टार्ट होगी 56,000 से और बढ़ते बढ़ते वो हो जाएगी 2.5 लाख। तो सैलरी की आपको दिक्कत नहीं लेनी है कि इसमें किस तरीके की सैलरी है, सैलरी सफिशिएंट है और आप इसमें खुश रह सकते हैं, क्योंकि इसमें पावर के संग रेपुटेशन गवर्नमेंट आपको फुलफिल करती है आपकी नीड। ओके। तो अभी तक हमने देख लिया कि किस तरीके की कट ऑफ है, किस तरीके का क्राइटेरिया चाहिए होता है, किस तरीके की क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ऐसा सिलेबस है, यानी कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो किस तरीके से बटा हुआ है और आपको जो सिलेबस जो पढ़ना है वो कौन कौन सा पढ़ना है, इसमें कितने पेपर होते हैं, किस तरीके के पेपर होते हैं, उन सभी को मैं आपको बताऊँ। तो देखिए जो सिलेबस है यूपीएससी का उसमें टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेन्स और फिर होता है इंटरव्यू। ओके। तो जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज़ का और दूसरा होता है सीसेट का। ओके। तो जो सीसेट का यानी कि जो दूसरा पेपर है वो केवल क्वालिफाइंग करना होता है आपको, उसमें केवल 200 नंबर का पेपर होता है वो। ओके। उसमें से केवल आपको क्वालिफाइंग यानी कि 66% चाहिए, यानी कि केवल 33% आपको मार्क्स चाहिए सीसेट में पास होने के लिए। और जो पहला पेपर होता है प्रीलिम्स का यानी कि जनरल स्टडीज़ का, उसमें वो होता है थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव नेचर का। ओके। तो उसमें आपको जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर लाना है, मिनिमम से थोड़ा ऊपर, और आप ये प्रीलिम्स पास कर जाएंगे। फिर आता है मेंस। जैसे ही आप प्रीलिम्स पास करेंगे उसके बाद आता है मेंस। ठीक है। मैं आपको एक डाटा और बता दूं कि हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी के लिए फॉर्म डालते हैं, उसमें से केवल 5 लाख जने उनके एग्ज़ाम देने जाते हैं प्रीलिम्स का, और 5 लाख में से केवल 13,000 जने सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए, जो मेंस का आंसर लिखेंगे। और इन 13,000 में से मात्र 3 से लगभग 3 से 3,500 को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है। मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ आपको। और इन 3 से 3,500 लोगों में से मात्र 800 से लगभग 900 लोगों को चयनित किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, जो आईएएस और आईपीएस या अन्य जो 24 पोस्ट हैं, जो 24 सर्विसेज हैं उनको फिल करते हैं। ओके। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, लेकिन अगर आप दूसरे एग्जाम के थ्रू देखेंगे तो इसका कंपटीशन लेवल फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि अगर आप आईबीपीएस या एसएससी का देखें तो वहाँ पे भी लाखों बच्चे इसी तरीके से पेपर डालते हैं। तो आप डेडिकेटेड होकर पढ़ें। मैंने जैसे आपको बता दिया कि प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। अब मेंस में देखिए क्या होता है, टोटल होते हैं 9 पेपर।
ओके, तो 9 पेपर किस तरीके से बटे होते हैं, 9 पेपर में होता है 2 + 7। अब 2 + 7 क्या है, तो देखिए जो 2 हैं ये होते हैं केवल आपको क्वालिफाई करने हैं, ओके, और जो 7 होते हैं, ठीक है, तो जो 7 हो गए इनमें आपको लगभग 10% मिनिमम नंबर लाने हैं। और जो 2 + 7 है इसमें जो 2 थे ये थे क्वालिफाई। तो क्वालिफाई में कौन कौन से, एक होता है लैंग्वेज, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जौन सी भाषाएं लिखी हुई हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कौन कौन सी। मेजॉरिटी हिंदी लोग ऑप्ट करते हैं, और जो इस वीडियो को देख रहे होंगे आशा है कि आप सभी हिंदी मीडियम से होंगे। तो जो मैं आपको बताऊं, जो 2 + 7 का जो मैंने दोबारा क्राइटेरिया बताया, क्वालिफाई बताया, उसमें से लैंग्वेज एक तो होती है आपको हिंदी लेनी, और दूसरी कंपलसरी है इंग्लिश। तो आपको ये दोनों केवल आपको पेपर पास करने यानी कि क्वालिफाई करने, आपके जो मार्क्स होंगे इन दोनों पेपर के ये काउंट नहीं होंगे, ना ही जो प्रीलिम्स में आपके जो मार्क्स आते हैं ना वो काउंट होते हैं, और मेंस में जो क्वालिफाई के जो पेपर आते हैं ना वो पास, ना उनके जो मार्क्स होते हैं ना वो ऐड होते हैं। बाकी के जो 7 पेपर्स होते हैं उनमें आपको मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया कि 10% आपको लाना पड़ेगा, तभी आपको आगे, अगर आप 10% लाते हैं और जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ज़्यादा लाते हैं तो आपको कॉल करके बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में पास होने के बाद आप बन जाते हैं एक IAS ऑफिसर, ओके। तो जो मेंस होता है वो होता है 1750 मार्क्स का, और इंटरव्यू जो होता है वो होता है 250 मार्क्स का। और इस इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इस इंटरव्यू में पूछा जाता है आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है आपकी पहले तो, और पर्सनैलिटी के बाद आपसे पूछा जाता है आपकी रुचि, कि आप क्या पसंद करते हैं, आप इन कुछ मुद्दों के ऊपर क्या सोचते हैं, कि आप कोई चीज़ आसानी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या आप टेंशन झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते, कि अगर जब आप SDM बन जाएंगे और लोग आपके पास शिकायत लेके आएंगे तो आप उनका किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो इन चीज़ों को देखा जाता है इंटरव्यू में। मेंस में आपको केवल नॉलेज को देखा जाता है, ओके, नॉलेज को इंटरव्यू में नहीं देखा जाता। और मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी बच्चे इस चीज़ में भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरव्यू में उनकी नॉलेज टेस्ट की जाती है, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में केवल आपकी जो पर्सनैलिटी, आप किस तरीके से क्वेश्चंस को रिएक्ट करते हैं, केवल वो देखा जाता है। कोई इसका कोई रीज़न नहीं कि अगर चाहे आप सही आंसर दें या गलत, ओके, तो इससे कोई मतलब भी नहीं है। वहाँ केवल ये देखा जाता है कि आपने किसी क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट किया, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ा सा इसका ब्रॉड व्यू कि किस तरीके से मेंस में पेपर आते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये सिविल सर्विस का एक मोटा मैं आपको चार्ट बताऊँ तो टोटल देखिए, जैसे जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में तो 2 पेपर होते हैं, GS और CSAT। इस तरीके से जो मेंस होता है उसमें देखिए टोटल मिला के 9 पेपर जो होते हैं, उसमें पहला होता है जनरल स्टडीज़, ओके, जैसे देख सकते हैं आप जनरल स्टडीज़, दूसरा होता है एस्से, ठीक है, तीसरा होता है कंपलसरी, और चौथे होते हैं ऑप्शनल। तो देखिए जो जनरल स्टडीज़ हैं, जनरल स्टडीज़ टोटल होते हैं 4, ओके, एस्से हो गया 1, ठीक है, एस्से का केवल 1 पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ का 4 पेपर होते हैं। कंपलसरी पेपर जो मैंने आपको बताया 2 पेपर होते हैं, ये इनके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, ओके। और जो ऑप्शनल हैं ये होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है लेकिन इसके 2 पेपर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस चुनते हैं या हिस्ट्री चुनते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के टोटल 2 पेपर होंगे, अगर आप हिस्ट्री चुनते हैं तो उसके 2 पेपर होंगे, ओके। तो टोटल आप देखिए ऐड करेंगे 4 + 1 + 2, तो टोटल होता है 7, ठीक है। तो जो फाइनल जो मेरिट आती है, जो कट ऑफ आती है, वो इन्हीं 7 जो पेपर होते हैं उन्हीं के आधार पर आएगी, ओके। और मिनिमम आपको 10% लानी है, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर हम अब प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें मोटा क्या आता है, मैं आपको ऐसे आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक ब्रॉड भी बता देता हूँ। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ये पूछे जाते हैं आपके जनरल स्टडीज़ में। जो प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडीज़ होता है उसमें पूछे जाते हैं, ओके। और जो CSAT होता है, यानी कि जो दूसरा पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसमें आपको उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरीके से बैंकिंग या जो IBPS के जो एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर, उनमें जो जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन, जनरल एबिलिटी, मैथ्स, इंग्लिश, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं CSAT में। और CSAT इसीलिए केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ताकि उन बच्चों को दिक्कत ना हो जो केवल मुख्यतः केवल IAS की तैयारी कर रहे हैं। उनका जो एम है वो नॉलेज पर होना चाहिए, ओके। जो एबिलिटी है वो तो दूसरे एग्जाम से भी तय हो रही है, ओके। जो दूसरी जो एबिलिटीज़ हैं तो इनके लिए केवल क्वालिफाई किया गया, ओके। जो CSAT है वो इसलिए क्वालिफाई किया गया है। तो आपको किस पे ध्यान देना है, आपको केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी और जो डेली करंट अफेयर हैं उन पर ध्यान देना है, ओके। और डेली करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। कौन सा, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, अगर आप इंग्लिश मीडियम से। और हिंदी मीडियम से हैं तो कौन सा पढ़ना है, आपको पढ़ना है जनसत्ता। जनसत्ता का एक राष्ट्रीय संस्करण आता है, अब वो
पढ़ सकते हैं। ओके, और अगर आपको कोई फिर भी कोई दिक्कत लगी कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या जनसत्ता किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी इनको पढ़ने में कोई दिक्कत लगे तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। हमने एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू रीड द हिंदू एडुनगर। आप ये डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पूरा न्यूज़पेपर वो पढ़ा जा सकता है। ओके, अब दूसरा देखते हैं मेंस का कौन कौन से जो पेपर हैं वो आते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंस में टोटल 9 पेपर आ रहे हैं। ओके, और ये लिस्ट देख के आपको थोड़ा सा एक डर सा लग सकता है कि बहुत सारे पेपर आते हैं, लेकिन इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्वालिफाइंग जो पेपर होते हैं, यानी कि पेपर ए और पेपर बी, ओके, पेपर ए और पेपर बी ये केवल क्वालिफाइंग है, तो इनसे आपको वैसे भी डरने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको क्वालिफाई करने हैं, केवल जो मिनिमम मार्क्स है वो लाने हैं। ओके, और जो बाकी के जो पेपर्स हैं, यानी कि पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक, ओके, तो आपको केवल इन पे फोकस करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक ऐसे आता है, 4 जनरल स्टडीज़ आते हैं, 1, 2, 3 और 4, ओके, और 2 होंगे आपके ऑप्शनल। तो ये आपकी फाइनल मेरिट तैयार करेंगे, और जब ये आप इसको पास कर लेंगे तो जो इंटरव्यू होता है, देखिए इंटरव्यू में कोई डरने की ज़रूरत तो है नहीं। और इंटरव्यू में अगर आप देखेंगे तो जो ज़्यादातर जो लोगों के जो नंबर आते हैं वो ज़्यादातर कॉमन ही होते हैं, यानी कि आपको जो नंबर मिलेंगे वो सबके एवरेज ही होते हैं। तो आपको ज़्यादातर मेहनत कहाँ करनी है, आपको करनी मेंस में मेहनत, यानी कि इस पोर्शन में पूरी मेहनत करनी है आपको। ओके, और जब आप इस पोर्शन में मेहनत कर लेंगे तो आपकी सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें जनरल स्टडीज़ ये सब होती हैं। तो देखिए, जनरल स्टडीज़ 1 में उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री आती है बेसिकली, और इंडियन सोसाइटी। ओके, जो GS 2 हो गया उसमें आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, और इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस। जो GS 3 है, ओके, GS 3 में क्या आती है बेसिकली, इकोनॉमिक्स, टेररिज्म, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट। ये बेसिक से बेसिक पॉइंट हैं, ठीक है, ये आता है। और जनरल स्टडीज़ 4 में उन सभी पॉइंट्स को कवर किया जाता है कि आप किसी भी जो घटना हो रही है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके तहसील में कोई करप्शन हुआ है, ये लोग शिकायत लेके आए, तो आप उनका किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो आपको ये पूरे पेपर में पूछा जाता है कि आप किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को समझेंगे, किस तरीके से अपने रिएक्शन देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी कोशिश है UPSC की कि ऐसे एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट करना। ओके, आप भी उनमें शामिल होंगे कि वो जनता के जो ज़रूरत है उनके लिए सजग रहें, ठीक है, किस तरीके से जो डेमोक्रेसी की जो नींव है उनको हिलने ना दें, और आप जो डेमोक्रेसी की नींव है उनको बचाने वाले हैं। तो हमें एक ऐसे IAS तैयार करने हैं जो जनता के लिए भले का सोचें। ओके, और मैं जानता हूं कि आप में से ज़्यादातर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके अंदर देश के लिए करने की बहुत सी भावनाएं होंगी। तो IAS से बेहतर जॉब और कोई नहीं हो सकती आपके लिए। ओके, ये था इस वीडियो का अंत। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।